हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज अक्टूबर 2 मंडे को टोटल 4 आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है चेंज इन मालदीव्स, जो रिजीम चेंज हुई है वहाँ पर उसके बारे में बातचीत की जाएगी। आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जनरल क्वेश्चन जो है प्रिपेयर करेंगे मेंस का इंडो मालदीव रिलेशनशिप के ऊपर, और एक स्पेसिफिक क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है मालदीव्स में रिसेंट ईयर्स में, उसके बारे में। उसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर है। ये आर्टिकल है द लार्जेस्ट क्लाइमेट एक्शन लॉ सूट अगेंस्ट 32 कंट्रीज़। ये इंफॉर्मेशन बेस्ड आर्टिकल है और आपको ये आर्टिकल आपके ऐसे में मदद कर सकता है, जीएस आंसर में मदद कर सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो इंडियन एक्सप्रेस का है, प्रोटेक्टिंग प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स। ये आर्टिकल रिसेंटली जो पार्लियामेंट कमेटी है उन्होंने एक रिपोर्ट दी है उसके ऊपर है, और आपके मेंस आंसर के लिए ये इंपॉर्टेंट है ना। लास्ट आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो इन्वेसिव स्पीसीज़ के ऊपर है, जो आपकी प्री के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2017 में इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, 2024 में इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है प्री और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से। साथ ही हमारा इनिशिएटिव थोड़ा नया है, तो व्यूज़ देख के प्लीज़ जज मत करिए, एक बार सारे आर्टिकल सुन लीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है, कंटेंट बेहतर लगता है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। आइए डिस्कस करते हैं, एडिटोरियल एनालिसिस शुरू करते हैं। आर्टिकल फर्स्ट आर्टिकल है चेंज इन मालदीव्स। यह आर्टिकल द हिंदू में आया हुआ है और GS2 इंटरनेशनल रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मेंस में पूछा जा सकता है। इंडो मालदीव्स रिलेशनशिप के बारे में एक पूरा मेंस का क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे, उसके साथ साथ एक स्पेसिफिक क्वेश्चन भी प्रिपेयर करेंगे जो इस आर्टिकल में दी हुई हैं चीज़ें। जैसे कि आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिस्कस द पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन मालदीव्स इन रिसेंट ईयर एंड व्हाट आर द कॉज ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया। इस तरह का क्वेश्चन आपको 2013 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। डिस्कस द पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन मालदीव्स इन द लास्ट 2 ईयर्स एंड व्हाट आर द कॉज ऑफ कंसर्न्स फॉर इंडिया। ये आपको 2013 में आया है, इसलिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करेंगे कि आर्टिकल में क्या दिया हुआ है। आर्टिकल में बेसिकली बात की गई है कि मालदीव्स में रिजीम चेंज हुई है। रिसेंटली इलेक्शन हुए थे जहां पर न्यू लीडर चुना गया है। कौन सी पार्टी का? PPM पार्टी का। कौन चुना गया है? मोहम्मद मीज़ू। किसको हराया उनने? प्रेसिडेंट ईबू सोले को। ये जो प्रेसिडेंट ईबू सोले थे वो MDP पार्टी के थे, और ये जो चुने गए हैं वो PPM पार्टी के थे। MDP पार्टी के बारे में बात करें तो ये प्रो इंडियन पार्टी है। इंडिया के रिलेशनशिप जब भी MDP पार्टी के कैंडिडेट आते हैं तो हमेशा अच्छी रहती है और बहुत अच्छे रिलेशनशिप रहते हैं, लेकिन अगर PPM पार्टी के कैंडिडेट आते हैं तो इंडिया के रिलेशनशिप मालदीव से ख़राब हो जाते हैं। इसका अगर एग्जांपल जानना चाहें तो 2013 से 2018 के बीच में मालदीव्स के प्रेसिडेंट कौन थे? अब्दुल्ला यामीन। इनकी जो पूरी पॉलिसी थी वो इंडिया आउट कैंपेन पे बेस्ड थी। इवन जो अभी से इलेक्शन हुए हैं, मिस्टर म्यूज़ू की जो PPM पार्टी है, उनका भी जो है रीसेंट जो कैंपेन क्या था? इंडिया आउट कैंपेन। जो इंडियन मिलिट्री पर्सनल का प्रेजेंस है कहाँ पर? मालदीव्स में, उसको बाहर करने की बात की जा रही है। उनके द्वारा ये एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि वो मालदीव्स की सॉवरेनिटी के खिलाफ है, और इसलिए जो है पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट हुए हैं रिसेंटली वो इंडिया के फेवर में नहीं है। और किसके फेवर में है? चाइना के फेवर में है। जो PPM पार्टी है वो चाइना कार्ड खेलती है हमेशा और चाइना को सपोर्ट करती है। अगर आपको याद हो या आपने पढ़ा हो पहले, तो प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यामीन के समय में इंडिया को बहुत सारे प्रोजेक्ट मिले हुए थे। वो सारे प्रोजेक्ट कैंसिल करके, GMR के जो प्रोजेक्ट थे वो कैंसिल करके चाइना की कंपनी को दे दिया गया था। तो इंडिया और मालदीव्स के रिलेशनशिप बहुत ख़राब हो गए थे। उसके बाद प्रेसिडेंट अब्दुल्ला जो है चुनाव हार गए, उन्हें 11 साल की सज़ा हुई। उसके बाद जो है प्रेसिडेंट ईबू सोली आए और इंडिया के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप रहे। उनका जो नारा था ना, उनका जो स्लोगन था वो क्या था? इंडिया फर्स्ट अमाउंग, इंडिया जो है फर्स्ट अमाउंग इक्वल्स है। मतलब अगर चाइना के पर्सपेक्टिव में देखें तो वो हमेशा किसको फेवर किया करते थे? इंडिया को। और उसकी हम बात भी करेंगे अभी रिलेशनशिप में। पिछले 3-4 सालों में इंडिया के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे डेवलप हुए हैं। पहले सेकेंड लार्जेस्ट
फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हुआ करता था 2018 में। 2023 में मालदीव्स इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। तो पिछले 5 सालों में इंडिया ने बहुत तेज़ी से ग्रो किया है। यही सिचुएशन श्रीलंका में भी है इंडिया के साथ। वहाँ पर भी एक पार्टी आती है राजापक्षे वाली, तो वो चाइना कार्ड खेलती है और इंडिया के अगेंस्ट हो जाता है। तो रिलेशनशिप हर 5 साल में इंडिया के अच्छे और जो है ख़राब होते रहे हैं। श्रीलंका में भी रिसेंटली। अगर बांग्लादेश की बात करें तो वहाँ पर तो ये काफ़ी समय से हो रहा है। एक नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है, जब वो आती है तो वो बेसिकली इंडिया के अगेंस्ट होती है। और अगर शेख हसीना गवर्नमेंट जो आवामी लीग है वो आती है तो वो प्रो इंडियन गवर्नमेंट है। तो ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर रिलेशनशिप किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टी जो जीत कर आ रही है और जो कैंडिडेट हैं उनके ऊपर। तो इसको आइसोलेशन करने की इस आर्टिकल में बात की गई है कि ये सब सारी चीज़ों को साइड करके इंडिया को मालदीव्स को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। इंडिया का जो डेवलपमेंट चल रहा है वहाँ पर उसको कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। और चाइना जो कार्ड है उसको क्या करने की ज़रूरत है, डाउन प्ले करने की ज़रूरत है। तो ये बेसिकली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वाला जो डायमेंशन है वो हो गया। और यही आर्टिकल जो है इसी तरह का क्वेश्चन आपको पूछा गया था। अब बात करते हैं इंडो मालदीव्स रिलेशनशिप की। अगर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है तो आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं कि इंडिया मालदीव्स शेयर इथनिक, लिंग्विस्टिक, कल्चरल एंड रिलीजियस लिंकेजेस एंड ऑल्सो एन्जॉय कॉर्डियल मल्टी डायमेंशनल रिलेशनशिप। अगर आप बात करें हिस्ट्री की तो 1965 में मालदीव्स क्या हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था। इंडिया पहली कंट्री थी जिसने उसको रिकॉग्नाइज़ किया एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री और डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप शुरू किए। अगर आप इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मालदीव्स एंड वाइस वर्सा। अब हम कन्वर्जेंस पॉइंट की बात करेंगे, दोनों के बीच में क्या क्या कन्वर्जेंस पॉइंट हैं। तो इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मालदीव्स, क्योंकि उसकी जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक जगह है। कहाँ पर, इंडियन ओशियन में। और अगर उसकी बात करें तो वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर बन सकता है इंडो पैसिफिक रीजन में। साथ ही जो है इंपॉर्टेंट स्टॉपेज पॉइंट है कहाँ पर, सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन में। सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन मतलब इंडो पैसिफिक में हमें पता है कि सारा का सारा जो इकोनॉमी है वो कहाँ शिफ्ट हो गई है, इंडो पैसिफिक में। तो सारा का सारा जितना भी ऑयल से रिलेटेड और गुड्स एंड सर्विसेज जितने भी हमारे शिपिंग कार्गोज जाते हैं वो कहाँ से जाते हैं, सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन से। और सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन से जाते हैं तो जो मालदीव्स है वो इम्पॉर्टेंट टोल गेट की तरह काम कर सकता है। इसलिए इसका स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये स्टेबल रहेगा तो इंडिया ने यहाँ पर नेवल बेसेस भी बनाए हैं इसलिए ताकि ये स्टेबल रह सके और पायरेसीज इशू को भी रिजॉल्व किया जा सके। इंडिया एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर ऑफ इंडियन ओशन, इंडिया काफ़ी मदद करता है मालदीव्स की स्ट्रैटेजिकली। उसके बाद बात करें तो मालदीव्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पिछले प्रेसिडेंट की बात करें ईबू सोली की, तो उनकी जो पॉलिसी थी वो क्या थी, इंडिया फर्स्ट पॉलिसी और फर्स्ट नेबरहुड पॉलिसी थी इंडिया को लेकर के। उसके बाद सिक्योरिटी रिलेशनशिप की बात करते हैं तो इंडिया ने जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ मिलिट्री बेस, ठीक है, एक आइलैंड है उथुरू थीला फालू, ठीक है, यूटीएफ, इसको यूटीएफ के नाम से याद रखना है, ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उथुरू थीला फालू, ये यहाँ पर इस आइलैंड में जो कि कैपिटल के बहुत पास में, वहाँ पर एक मिलिट्री बेस बनाया जा रहा है इंडिया के द्वारा। और इसी को जो पीपीएम है, जो पार्टी है दूसरी वाली जो अगेंस्ट इंडिया पार्टी है, वो इसी मुद्दे को चुनाव में उठाई हुई थी और वो कह रही थी कि ये इंडिया का जो नेवल बेस है, सॉरी मिलिट्री बेस है, ये वहाँ की सॉवरेनिटी के अगेंस्ट में है। उसके बाद बात करते हैं स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी रिलेशनशिप में, तो इंडिया को सपोर्ट भी कर रहे हैं यूएनएससी की मेंबरशिप के लिए। उसके अलावा जॉइंट एक्सरसाइज रिसेंटली कंडक्ट हुई थी 2021 में, ऑपरेशन शील्ड, है ना। तो ये आपको याद रखना है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, सीएपीएफ के पर्सपेक्टिव से आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूटीएफ प्रोजेक्ट, ठीक है, इसको याद रखेंगे, ये कहाँ पर है, मालदीव्स में डेवलप किया जा रहा है। नेक्स्ट इकोनॉमी की बात करते हैं, मालदीव सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। मैंने अभी रिसेंटली बताया था 2018 में फोर्थ लार्जेस्ट था और पिछले 5 साल में
कहाँ पर पहुंच गया है मालदीव्स, सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है इंडिया का। और उसके साथ साथ 2019 में इन लोगों ने बायलैटरल करेंसी स्वैप एग्रीमेंट भी साइन किया हुआ है इंडिया के साथ। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंडिया जो है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, जो लार्जेस्ट एवर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, वो डेवलप कौन कर रहा है, इंडिया की एक कंपनी है, उसके द्वारा ये डेवलप किया जा रहा है। सॉफ्ट पावर की भी बात करेंगे तो इंडिया जो है मेडिकल सपोर्ट सबसे पहले किसको देता है, अनकंडीशनल सपोर्ट दिया जाता है इंडिया के द्वारा। जैसे कि ऑपरेशनल संजीवनी 2020 में कोविड के समय में बहुत सारी एसेंशियल मेडिसिन पहुंचाई गई थी इंडिया के द्वारा। उसके बाद पहली कंट्री थी जो रिसीव की थी इंडिया की कोविड वैक्सीन, जो कोविड वैक्सीन थी इंडिया की, वो पहली कंट्री जिसने रिसीव किया था वो कौन सी थी, मालदीव्स। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑपरेशंस चलाए जाते हैं इंडिया के द्वारा। अगर हिस्ट्री की बात करें तो इंडिया ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है अदा कर रखा है मालदीव्स के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। सॉफ्ट पावर में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है टूरिज़्म। दोनों कंट्रीज़ के बीच में अगर टूरिज़्म की बात की जाए तो बहुत तेज़ी से टूरिज़्म बढ़ रहा है। और इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के लोगों के लिए जो प्राइम लोकेशन बन गई है वो है मालदीव्स। आप कोविड के समय देखें, सारे फिल्म स्टार दिखेंगे, अभी आप देखें इंस्टाग्राम में देखते होंगे, फेसबुक में देखते होंगे, हर जगह लोग अपना जो प्राइम लोकेशन है उनके घूमने का, वो क्या बन चुका है, मालदीव्स बन चुका है। और ये अच्छी बात भी है इंडिया के लिए, P2P कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे तो बेहतर रिलेशनशिप होंगे किसके, इंडिया और मालदीव्स कंट्री के। लेकिन टूरिज़्म की बात करें तो मालदीव्स के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, ऐसा इस आर्टिकल में कहा गया है। जो नए प्रेसिडेंट हैं उनके लिए कहा गया है कि उनको अपने जो इकोनॉमिक एसेट्स हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसको डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनका जो डेवलपमेंट है वो बेसिकली टूरिज़्म लेड डेवलपमेंट है। और अगर जैसे कोविड वाली सिचुएशन थी, इस तरह की सिचुएशन आएगी तो उनकी जो इकोनॉमी होगी वो क्रम्बल कर जाएगी और बहुत इश्यूज़ हो जाएंगे। ऑलरेडी डेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं जो कि चाइना डिप्लोमेसी के कारण बढ़ रहे हैं। तो इन सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की इस आर्टिकल में बात की गई है। प्रेसिडेंट, जो नए प्रेसिडेंट हैं, उनको इन सारी चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है और उसमें इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर बन के आ सकता है, ऐसा इस आर्टिकल में कहा है। अब बात करते हैं डाइवर्जेंस के जो इश्यूज़ हैं वो क्या क्या हैं। कुछ ना कुछ तो इशू होते हैं सारी कंट्री में। तो पहला है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। जो गवर्नमेंट आई है PPM, वो इंडिया के एंटी इंडियन गवर्नमेंट है, ठीक है, इंडिया को पसंद नहीं करती है। तो बेसिकली ये बहुत बड़ा इशू है इंडिया और मालदीव्स के रिलेशनशिप में। पिछले बार जो है 2013 से 2018 तक काफ़ी रिलेशनशिप इंडिया और मालदीव्स के ख़राब हो गए थे और चाइना और मालदीव्स के रिलेशन अच्छे हो गए थे। लेकिन उसके बाद सरकार बदली और फिर इंडिया और मालदीव्स के रिलेशनशिप अच्छे हो गए। तो यहाँ पर एक रैशनल अप्रोच की ज़रूरत होगी इंडिया के लिए, अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से इंडिया को डील करना है तो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें रेडिकलाइजेशन। अगर अब ओवरऑल इथनिसिटी की बात की जाए, ठीक है, तो रिलीजियस डोमिनेशन की बात की जाए तो यहाँ पर कौन सी कम्युनिटी सबसे ज़्यादा है, मुस्लिम कम्युनिटी सबसे ज़्यादा है। और जनरली जो पीपल हैं अभी रीसेंट के दौर में वो क्या हो रहे हैं, आईसिस और पाक बेस्ड जिहादिस्ट ग्रुप के तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और ये इंडिया के लिए बहुत चिंता की बात है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो जो मालदीव्स एज अ रीजन है वो लॉन्च पैड की तरह यूज़ हो सकता है इंडिया में टेरर अटैक करने के लिए, और ये इंडिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके लिए इंडिया वहाँ पर अपना बेस तो बना ही रहा है, साथ में वहाँ की जो मिलिट्री है उनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है। बहुत बड़ा मिलिट्री प्रोग्राम है इंडिया के द्वारा जो शुरू किया गया है, ट्रेनिंग प्रोग्राम। नेक्स्ट हमारा जो इशू है वो है चाइना एंगल। चाइना एंगल क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर चाइना की जो प्रेजेंस है वो इंडिया के लिए कॉज ऑफ कंसर्न है। क्यों है, क्योंकि ये हमारा बैकयार्ड है। इंडिया का बहुत अच्छे रिलेशनशिप है, इंडो पैसिफिक रीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेबिलिटी यहाँ पर, है ना। इंडो पैसिफिक रीजन में अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो मालदीव्स में भी स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडिया एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है। लेकिन चाइना का यहाँ पर प्रेजेंस इंडिया के लिए चिंता की बात है। अगर आपको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का कॉन्सेप्ट पता हो, नहीं हो तो आप गूगल करके देखिए। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के हिसाब से चाइना का बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर कौन है, मालदीव्स। तो इन दोनों के रिलेशनशिप बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और उसको इंडिया को काउंटर करने की ज़रूरत है। अगर आप बात करें इंडिया के पर्सपेक्टिव से तो इंडिया को जो है ना, जो पॉलिटिकल रिजीम हुआ है, चेंज हुआ है, उससे ज़्यादा चिंता ना करते हुए रैशनल पॉलिसी अपनाने की ज़रूरत है। और इंडिया को
अनकंडीशनल सपोर्ट करने की ज़रूरत है मालदीव्स के लिए, क्योंकि इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है, इंडिया का क्या है, नेबर है। इंडिया की नेबरहुड पॉलिसी में बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया ऑलरेडी लाइन ऑफ क्रेडिट दे रहा है और अनकंडीशनल सपोर्ट इंडिया को करने की ज़रूरत है ताकि जो इश्यूज़ हैं उसको रिजॉल्व किए जा सके। ये बेसिकली हमारा क्या हो गया, आर्टिकल हो गया और ये हमारा कंक्लूजन भी था। तो होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आर्टिकल है प्रोटेक्टिंग प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है और GS1 के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। मोनूमेंट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा चुका है मेंस में ऑलरेडी 2018-19 के मेंस में, और आपको दोबारा से पूछा जा सकता है। रिसेंटली एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी जिसने अपनी रिकमेंडेशन दी है सेंट्रली प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स के बारे में, और कहा है कि जो लिस्ट है उसको रैशनलाइज करने की ज़रूरत है। तो क्या क्या रिकमेंडेशन दी गई है पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा, हम बात करेंगे उन सारी रिकमेंडेशंस की। शुरू करते हैं हमारा आर्टिकल। बेसिकली जो कमेटी है उनके द्वारा रिपोर्ट दिया गया है, उसमें कहा गया है कि जो प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स की लिस्ट है उसको रैशनलाइज करने की ज़रूरत है, और जो बहुत सारे ऐसे मोनूमेंट्स हैं जिनका नहीं होना चाहिए उनको बाहर करने की ज़रूरत है। और अगर ये रिकमेंडेशन अगर मान ली जाती है तो 75 ईयर की जो हिस्ट्री है उसमें पहली बार ऐसा होगा कि मोनूमेंट्स को इस प्रेस्टिजियस लिस्ट से बाहर किया जाएगा। अब बात करते हैं कि रिपोर्ट में क्या सजेस्ट किया है। टोटल 3691 सेंट्रली प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स इसमें लिस्टेड हैं, ठीक है, और 3691 में से बहुत सारे ऐसे हैं जिनको नहीं होना चाहिए, जिसका कोई नेशनल सिग्निफिकेंस नहीं है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, और इसलिए इसको रैशनलाइज और कैटेगराइज करने की ज़रूरत है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल सिग्निफिकेंस एंड हेरिटेज वैल्यू। ठीक है, क्या कहा गया है इनके द्वारा, जैसे कि लगभग क्वार्टर ऐसे मोनूमेंट हैं लिस्ट में, मतलब 1/4 ऐसे हैं 25% जो कि नहीं होने चाहिए इस लिस्ट में। जैसे कि फॉर एग्जांपल द लिस्ट इंक्लूड 75 ग्रेव्स ऑफ कॉलोनियल एरा सोल्जर्स और ऑफिशियल विच मे नॉट होल्ड सिग्निफिकेंट स्ट्रेटेजिक वैल्यू हेरिटेज वैल्यू इन द प्रेजेंट टाइम। ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी चीज़ें क्या हैं, आपको क्या करने की ज़रूरत है, डिलिस्ट करने की ज़रूरत है इस लिस्ट में। ठीक है, जाकि मेन फोकस काय में किया जा सके, जो मेन है हमारे हेरिटेज उन पे फोकस किया जा सके, उनके कंजर्वेशन पे ध्यान दिया जा सके। उसके बाद बात करते हैं कि कौन कौन से मोनूमेंट्स को ड्रॉप किया जा सकता है और कैसे उस मोनूमेंट को ड्रॉप किया जा सकता है। क्या ये इतना आसान है? तो इतना आसान तो नहीं है। एक लॉ बनाया गया है एंशिएंट मोनूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स, ये एक्ट बनाया गया था 1959 में। उसके बाद उसमें रूल्स लेके आए थे 1959 रूल्स, उसके द्वारा जो है ये लिस्ट में कैटेगराइजेशन किया गया है। और अगर आपको चेंज करना है तो हमको क्या करने की ज़रूरत है, इसको अमेंड करना पड़ेगा, अदरवाइज़ पार्लियामेंट के अमेंडमेंट के बिना डायरेक्टली नहीं किया जा सकता, किसी को भी डीलिस्टेड बाहर नहीं किया जा सकता। क्या कहा गया है एक्ट में, द एक्ट प्रोटेक्ट मोनूमेंट्स एंड साइट्स दैट आर मोर देन 100 ईयर ओल्ड इंक्लूडिंग टेम्पल्स, सेमेट्रीज, इंस्क्रिप्शन, टॉम फोर्ट, पैलेसेस, स्टेप वेल, रॉक कट केव्स एंड इवन ऑब्जेक्ट लाइक कैनन्स एंड माइल पिलर्स दैट मे बी ऑफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। तो बेसिकली क्या कहा गया इस एक्ट के द्वारा, 100 साल से अगर पुराने कोई भी ऐसी साइट है, मोनूमेंट है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम किसका है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। और उसको क्या किया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा, उसको लिस्टिंग की जाएगी और उस पर उसका कंजर्वेशन किया जाएगा। टोटल लिस्टिंग कितने की हो चुकी है अभी तक, 3691 की। और अगर इसको ड्रॉप करना है किसी को तो आपको डायरेक्टली क्या करना पड़ेगा, इस एक्ट को अमेंड करना पड़ेगा, ऐसा कहा गया है। इंडियन एक्सप्रेस में जो ऑफिशियल्स हैं उनसे बात करके ये कहा था कि जो ड्रॉप किए जाएंगे वो हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट को दे दिए जाएं या फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दे दिए जाएं, कम्प्लीटली उसे अबंडन नहीं किया जाएगा। ASI बचा हुआ जो जितना भी उनका बजट है 1100 करोड़ का, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हेरिटेज साइट हैं उन पे फोकस कर पाएँ, इसलिए ये डीलिस्टिंग काम किया जा रहा है, ऐसा इस रिपोर्ट में सजेशन दिया गया है। इसलिए ये किया जा रहा है ताकि जो फोकस है वो किस पे किया जा सके, जो बजट है वो किस पे लगाया जा सके, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि ताजमहल, रेड फोर्ट जैसे हेरिटेज हैं, उन पे ज़्यादा फोकस किया जा सके।
इसके अलावा फंक्शनिंग की बात करते हैं, एएसआई की जो फंक्शनिंग है उस पर रिपोर्ट ने क्या सजेशन दिए हैं। एएसआई की फंक्शनिंग पे भी क्वेश्चन रेज किए गए हैं पार्लियामेंट्री पैनल के द्वारा इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी, रिस्टोरेशन वर्क एंड जनरल अपकीप ऑफ द साइट। उन्होंने क्या कहा है कि टोटल 14% साइट है जहां एंक्रोचमेंट हुआ है, मतलब 531 ऐसे मोनूमेंट्स हैं जहां पर एंक्रोचमेंट की रिपोर्ट्स है, और वो एंक्रोचमेंट रिमूव करने में कौन असफल रहा है, एएसआई असफल रहा है। टोटल 5 ऐसे, ओनली 9 मोनूमेंट्स ऐसे हैं जहां पर 2015 से अगर देखा जाए तो एएसआई ने जो है क्या किया है, एंक्रोचमेंट रिमूव किया है। क्या कहा गया है एएसआई के लिए कमेटी द्वारा कि उनको फैमिलीज़ को सपोर्ट करने की ज़रूरत है जो जिन्होंने एंक्रोचमेंट किया है, और उनको रिमूव कराने की ज़रूरत है उस साइट से। बेसिकली जो एएसआई साइट है वहाँ से उन्हें रिमूव करने की ज़रूरत है। साथ में उनको अल्टरनेट लाइवलीहुड प्रोवाइड करने की भी ज़रूरत है। सिर्फ ऐसा नहीं कि एंक्रोचमेंट हटाने के लिए उनको बाहर कर दिया जाए, है ना, उनको अल्टरनेट लाइवलीहुड भी देने का काम किसको करना पड़ेगा, एएसआई को करना पड़ेगा। साथ ही में और क्या दिया है उन्होंने कहा है कि एएसआई को टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करना चाहिए, जैसे कि लिडार टेक्नोलॉजी हो गई, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार हो गया, 3D स्कैनिंग हो गई, ताकि एक्सकवेशन में जो एफिशिएंसी है वो बढ़ाई जा सके और नॉन इन्वेसिव साइट एनालिसिस और डेटा कलेक्शन हो सके। इसी तरह का हम लोगों ने रिसेंटली देखा था, यूज़ हुआ था ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स में, जिसमें कोर्ट ने ये सर्वे करने के लिए एएसआई को कहा था। इसके अलावा अगर बात करें तो एक और चीज़ के बारे में पैनल ने बात की है, बाइफरकेटिंग द एएसआई। एएसआई का जो रोल है उसको डिवाइड करने की बात की गई है ऑन द बेसिस ऑफ सेरिब्रल एंड मैनेजरियल फंक्शन। है ना, जो मेन काम है एएसआई का वो क्या है, कोर वर्क, एक्सप्लोरेशन, एक्सकवेशन एंड कंजर्वेशन आस्पेक्ट। उसके अलावा जो काम है इंडियन हेरिटेज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन डील करेगा, जैसे कि रेवेन्यू आस्पेक्ट हो गया, सच एज टिकट कलेक्शन, ऑक्शन, इशूइंग लाइसेंस, रनिंग कैफेटेरियाज, इस तरह की सारी चीज़ें कौन करेगा, IHDC। और एएसआई का फोकस कायम होना चाहिए एक्सप्लोरेशन, एक्सकवेशन एंड कंजर्वेशन पे। नेक्स्ट बात करते हैं कि कुछ रिस्ट्रिक्शन है मोनूमेंट्स में, उसको चेंज करने की बात की गई है। जो एक्ट है हमारा AMASR एक्ट, उसको 2010 में क्या किया गया था, अमेंडमेंट किया गया था, और एक प्रोविज़न ऐड किया गया था कि 100 मीटर का जो एरिया है वहाँ पर पूरा प्रोहिबिशन रहेगा, कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं हो सकती। जो भी हमारा मोनूमेंट है उसके आसपास जो 100 मीटर का एरिया है, साथ ही में 300 मीटर का जो एरिया है वहाँ पर जो भी चीज़ें होंगी उसे एएसआई क्या करेगा, रेगुलेट करेगा, जिसके कारण पब्लिक को बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस झेलना पड़ रहा है। जिसका एक एग्जाम्पल भी रिपोर्ट ने दिया है कि अगर एंटायर विलेज आ जाता है 300 मीटर में कई बार, तो वो अपना हाउस तक रिपेयर नहीं करा सकते, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के लिए भी एएसआई से परमिशन लेनी पड़ती है। और ये बहुत ही जो है जो रूल्स हैं वो बहुत ही जो लोग हैं, कॉमन लोग हैं, उनके लिए इनकन्वीनियंस ला रहे हैं। इस रूल को क्या करने के लिए कहा है, इस रूल को अमेंड करने के लिए पैनल ने रिकमेंडेशन दी है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इन द रिसेंट टाइम्स ऑफिशियल सेड देयर हैड बीन मैनी इंस्टांसेस वेयर दिस रूल केम इन अ वे ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट एंड रियल एस्टेट डेवलपमेंट एज इट अप्लाई इक्वली टू सिग्निफिकेंट एंड इनसिग्निफिकेंट मोनूमेंट्स। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और रियल एस्टेट डेवलपमेंट के लिए भी बहुत बड़ा इशू हो गया ये रूल के कारण, क्योंकि कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता आसपास 300 मीटर के रेडियस में, इसलिए बहुत ज़्यादा जो लैंड है वो चली जा रही है। और इंडिया में लैंड का तो इशू है ही, एटलीस्ट जो अर्बन एरिया है वहाँ पर, तो इस रूल को अमेंड करने की बात की जा रही है। लेकिन बहुत सारे जो ऑफिशियल हैं उनका कहना है कि ये स्मॉलर मोनूमेंट के लिए क्या किया जाएगा, रिलैक्स किया जाएगा। यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसके लिए 42 है, जो कि उसके लिए रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एडॉप्ट हेरिटेज स्कीम के बारे में, उसका क्या स्टेटस चल रहा है। तो टोटल 24 एग्रीमेंट साइन हुए थे मोनूमेंट मित्रा से अंडर एडॉप्ट हेरिटेज स्कीम, लेकिन उसमें से सिर्फ 4 ऐसे MOU हैं जो इफ़ेक्टिवली एंगेज हुए हैं और इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट हुए हैं। ठीक है, तो बेसिकली एडॉप्ट हेरिटेज में क्या हुआ था, 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म ने ये स्कीम लेके आई थी, जिसमें जो कॉरपोरेट हैं वो सरकार को लमसम पैसा देंगे, और फिर वहाँ पर जितना भी कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन है मोनूमेंट का, वो जिम्मेदारी किसकी होगी,
हमारे कॉरपोरेट सेक्टर की होगी, और वो सारी टिकट का जो कलेक्शन होगा वो कौन करेगा, कॉरपोरेट सेक्टर होगा। इससे कंजर्वेशन भी हो जाएगा और सरकार को इन सब छोटी चीज़ों पे ध्यान भी नहीं देना पड़ेगा। हालांकि इसमें बहुत प्रोटेस्ट भी हुआ था, और एडॉप्ट टू हेरिटेज अभी रिसेंटली क्या हुई है, लॉन्च हुई है, और उसमें भी बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। लगभग 1000 मोनूमेंट है जो कि एडॉप्ट टू हेरिटेज लिस्ट में ऐड किए हैं, जिनको क्या किया जाएगा, प्राइवेट सेक्टर को दिया जाएगा मैनेज करने के लिए। सिर्फ मैनेजमेंट दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा हमारे रेड फोर्ट का ऐसे बहुत न्यूज़ में आया था कि रेड फोर्ट को बेच दिया सरकार ने, तो इस तरीके की चीज़ें आई थी। सिर्फ मैनेजमेंट करने के लिए दिया जा रहा है, लेकिन ये उतना इफ़ेक्टिव नहीं रहा है, और यही बेसिकली हमारा क्या है, आर्टिकल है। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी जो पैनल कमेटी की रिपोर्ट है उसके बारे में। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है द लार्जेस्ट क्लाइमेट एक्शन लॉ सूट अगेंस्ट 32 कंट्रीज़। यह आर्टिकल GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, द हिंदू में आया है, और आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं आप उसमें डायरेक्टली कोट कर सकते हैं इस आर्टिकल में जो चीज़ें दी हुई है। इसके साथ साथ आपको ऐसे के लिए इम्पॉर्टेंट है, ऐसे के इंट्रोडक्शन में आप यूज़ कर सकते हैं इस आर्टिकल को। उसके बाद चिल्ड्रन एज अ स्टेक होल्डर क्लाइमेट चेंज में एक अलग से डायमेंशन भी ऐड कर सकते हैं कि चिल्ड्रन किस तरीके से स्टेक होल्डर हैं। इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। प्रीलिम्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं आपको बताऊंगा किसको याद रखना है। अब शुरू करते हैं आर्टिकल क्या है, September 27 marked the beginning of a historical legal battle in the climate action movement. 6 young people from Portugal aged 11 to 24 are suing 32 European government at the European Court of Human Rights in France, Strasbourg. तो क्या हुआ है, 27 सितंबर को लीगल बैटल शुरू हुई है, जो कि सबसे बड़ी लीगल बैटल है क्लाइमेट एक्शन मूवमेंट में। किन के द्वारा, 6 बच्चों के द्वारा जो 11 से 24 साल की उम्र के हैं, पुर्तगाल के हैं, उनके द्वारा 32 यूरोपियन गवर्नमेंट को सू किया गया है। कहाँ पर, यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट इन फ्रांस। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स कहाँ पर है, स्ट्रैसबर्ग फ्रांस में है। ये आपको UPPCS और जितने भी स्टेट MPPCS इस तरीके जो भी एग्ज़ाम होते हैं, आपको 1 लाइनर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये आपके प्री पर्सपेक्टिव से हो जाएगा। इवन UPSC में भी इस तरह के फालतू क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, तो हो सकता है आपको पूछ ले। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या हुआ है। तो यहाँ पर इन लोगों ने केस लगाया था, कब, 2020 में। दुआर्ते अगोस्टिनो एंड अदर वर्सेस पुर्तगाल एंड अदर वॉज फाइल्ड इन September 2020। कब लगाया गया था, ये लगाया गया था पुर्तगाल में जब वाइल्ड फायर शुरू हुए थे, और जो लाइरिया सिटी थी वहाँ पर लगभग 60 लोगों की डेथ हो गई थी। 20,000 हेक्टेयर जो फॉरेस्ट थी वो बर्न हो गई थी, पूरी तरीके से जल गई थी। इसके कारण जो है ये बेसिकली लॉ सूट क्या किया गया था, फाइल किया गया था। और ये क्या इसमें कहा गया है, इसके साथ साथ रीसेंट हीट वेव के जो इवेंट्स हैं, जैसे कि ग्रीस में फायर्स हुए हैं, कनाडा और यूरोप के अलग अलग पार्ट में जो है हीट वेव्स और फॉरेस्ट फायर, हमें वाइल्ड फायर देखने को मिल रहा है। और वो बेसिकली क्या बता रहा है, वो बेसिकली ये बता रहा है कि टेम्परेचर 1.5 डिग्री से अगर बढ़ता है तो वो कितना कैटास्ट्रॉफिक हो सकता है, और मल्टीपल और कॉन्करेंट जो हज़ार्ड हैं वो इंटेंसिफाई हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू IPCC रिपोर्ट। ठीक है, आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं अपने कॉपी में, और इसी को डायरेक्टली कोड भी कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। ठीक है, उन लोगों ने, बच्चों ने क्या कहा है, द नेशंस हैव दस वॉयलेटेड पीपल फंडामेंटल राइट प्रोटेक्टेड अगेन अंडर द यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स, इंक्लूडिंग द राइट टू लाइफ, right to be free from inhumane and degrading treatment, and the right to privacy, family life, and right to free from discrimination। तो ये इतने सारे राइट्स के वॉयलेशन के अगेंस्ट में ये लॉ सूट फाइल किया गया है, और ये सारे बच्चों के जो राइट्स हैं उनके बारे में बात की जा रही है, लोगों के जो फंडामेंटल हैं उनके बारे में बात की जा रही है, जो कि क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हो रहे हैं, वॉयलेट हो रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो यूरोपियन गवर्नमेंट है वो ढंग से काम नहीं कर रही है। जो पेरिस के टारगेट हैं 1.5 डिग्री टेम्परेचर से कम
जो अचीव करने के लिए टारगेट हैं उसको जो है क्या किया जा रहा है, उसको वायलेट किया जा रहा है, उसके लिए कोई गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले रही है, जिसके कारण ये लॉ सूट लगाया गया है, जो कि अभी तक का सबसे बड़ा क्लाइमेट एक्शन मूवमेंट में लॉ सूट लीगल बैटल होगी। ठीक है, इसके बाद जो हम बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, वो अपने काम की नहीं है। यूनिसेफ ने क्या कहा है क्लाइमेट क्राइसिस को, एज अ चाइल्ड राइट क्राइसिस। ये आप स्टेक होल्डर में यहाँ पर ये पॉइंट को लिख सकते हैं। ठीक है, एज अनहिंडर्ड कार्बन एमिशन एंड एक्सट्रीम वेदर थ्रेटन एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड फ्यूचर। किस तरीके से चाइल्ड राइट क्राइसिस है, अगर बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन होता है, वेदर जो एक्सट्रीम वेदर होता है वो सब होता है, तो एक्सेस टू एजुकेशन नहीं हो सकता, हेल्थ नहीं हो सकता, न्यूट्रिशन और फ्यूचर में इश्यूज आ सकते हैं ना। बहुत सारी डिसीजेस फैल रही हैं क्लाइमेट चेंज के इशू के कारण, वो सब बच्चों को होंगी, तो बहुत बड़ा जो इशू होगा वो ह्यूमन कैपिटल रिसोर्स डेवलपमेंट का हो सकता है ना। और ऑलरेडी एयर पॉल्यूशन कैसे लिंक है, पुअर बर्थ आउटकम से और इंक्रीज रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर और रेस्पिरेटरी डिसीजेस। हीट वेव्स आर आल्सो ट्रिगरिंग मेंटल हेल्थ इश्यूज। तो ये क्लाइमेट चेंज बेसिकली क्या है, चाइल्ड राइट क्राइसिस भी है, और ये पर्सपेक्टिव आपको अपने मेंस के आंसर में डालना पड़ेगा। जब भी क्लाइमेट चेंज आता है, एक स्टेक होल्डर चाइल्ड को भी बनाना पड़ेगा, साथ ही आप ऐसे लिखेंगे तो वहाँ पर भी आप इसे लिखेंगे प्रॉपरली। अब गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्ड रहा, तो पुर्तगीज़ और आयरिश गवर्नमेंट ने कहा कि ये सब फालतू की बातें हैं, ये फ्यूचर के फियर हैं। अभी रिसेंटली ऐसे कोई एविडेंस नहीं दिखा रहे हैं कि यहाँ पर लोगों की जान खतरे में है और इमीडिएटली उनकी लाइफ को खतरा है, जो कि एक्सपेक्टेड था। 2024 में इस रूलिंग का क्या आएगा, रिजल्ट आने की उम्मीद है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका आर्टिकल हो गया। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने बात कर लिए। आप लोगों को जो की पॉइंट है, जैसे कि इंसिडेंट याद रखना है, आप अपने आंसर्स में कोड कर सकते हैं एग्जांपल में। वाइल्ड फायर इन लायरा सिटी ऑफ पुर्तगाल 2017। ठीक है, रीसेंट वाइल्ड फायर की बात करें, ऑस्ट्रेलिया वाला जो हो गया बुश फायर, उसको याद रखना है, उसको कोड करना है। हीट वेव इन ग्रीस कनाडा, बहुत लोगों की जान जा रही है, इसको आपको हर जगह कोड करना है एग्जाम्पल की तरह अपने बातचीत में। क्लाइमेट चेंज जहाँ भी लिखेंगे आंसर, वहाँ पर ये सारी चीज़ें क्या करने की ज़रूरत है, कोड। ये हमारा आर्टिकल हो गया। होपफुली आपको सारी चीज़ समझ में आ गई, और उसे कैसे यूज़ करना है आंसर्स राइटिंग में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन अलार्म ओवर कोनोकॉर्पस इको ऑफ फॉल्टी पॉलिसीज़ ऑन इन्वेजिव एक्सोटिक्स। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आए हैं और GS3 एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको पूछा जा सकता है इन्वेसिव स्पीसीज़ के बारे में। उसके साथ साथ अर्बन फॉरेस्ट्री पे आता है तो आप लिख सकते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री पे आता है तो आप लिख सकते हैं। साथ ही में प्रीलिम्स की बात की, 2017 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था इन्वेसिव स्पीसीज़ के बारे में, इसमें भी दिया हुआ है, जिक्र करेंगे उस बात का। शुरू करते हैं हमारा जो आर्टिकल है उसके बारे में। बेसिकली आर्टिकल किसके बारे में आया है, कोनोकार्पस स्पीशीज़ ऑफ ट्रीज़ के बारे में। ये कौन सी स्पीशीज़ है, इन्वेसिव स्पीशीज़ है, तो इसको आपको याद रखना है। रिसेंटली जो स्टेट गवर्नमेंट है गुजरात की और लास्ट ईयर तेलंगाना ने इसके जो यूज़ है उस पर बैन लगा दिया था, और बाकी स्टेट भी इसके यूज़ को बैन लगाने वाले हैं, ताकि जो इसका जो सैपलिंग है उसका मल्टीप्लिकेशन है उसको कम किया जा सके। बेसिकली इन्वेसिव स्पीशीज़ से होता क्या है, जो नेटिव स्पीशीज़ है वो एक्सटिंक्शन हो जाता है उनका। क्यों हो जाता है उनका एक्सटिंक्शन, क्योंकि वो compete नहीं कर सकते इन्वेसिव स्पीसीज से, ये इतनी तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं। साथ ही में इनसे जो फूड और बाकी चीज़ें जो मिनरल्स होते हैं उसके लिए compete करना नेटिव स्पीसीज़ के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है, और फिर फ्यूचर में जो नेटिव स्पीशीज़ है वो धीरे धीरे करके एक्सटिंक्ट हो जाती है। यही सबसे बड़ा इशू इसका है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसका यूज़ क्यों किया जाता है, फॉर ब्यूटिफिकेशन एंड ग्रीनिंग। इसलिए इसे लाया जाता है इंडिया में, बाहर की जो कंट्री होती है वहाँ से। और क्यों किया जाता है, कई बार होता है कि सरकारें लैंड देती है किसको, फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस, तो डिफॉरेस्टेशन होता है तो एक अलग से लैंड अलॉट की जाती है जहाँ पर इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, अफॉरेस्टेशन करते हैं। तो वहाँ पर जनरली कैसी यूज़ की जाती है, ट्रीज़ जो कि बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई हो, वो भी एक चिंता का विषय है। अफॉरेस्टेशन तो हो जाता है लेकिन जो नेटिव स्पीशीज़ है उसको खतरा रहता है और डाइवर्सिटी भी नहीं रहती। अगर एक ही बार में कुछ कीड़े लग जाएं तो पूरी की पूरी फॉरेस्ट ख़त्म हो सकती है। तो ये सब सारे इश्यूज़ होते हैं। तो फॉर ऑर्नामेंटल प्रोजेक्ट एंड ग्रीनिंग पर्पसेस इन एक्जोटिक्स का यूज़ किया जाता है, जिसके बहुत सारे इश्यूज़ हैं। अब कौन कौन सी स्पीशीज़ यूज़ की जाती है सबसे पहले उसको देख लें, और कौन कौन सी इन्वेसिव स्पीशीज़ है
जो कि इंडिया में यूज़ की जा रही है। ये आपके लिए प्री पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूछा जा सकता है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर इन्वेसिव स्पीशीज़ इन इंडिया। तो पहला है यूकलिप्टस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है, ये आपको पूछा जा चुका है, प्रोसोफिस जूलीफ्लोरा 2017 में पूछा गया था कि ये न्यूज़ में है किस रीज़न से। थर्ड है अकाशिया मैंगियम और फोर्थ है लंटाना कमारा। ये चारों स्पीशीज़ इंडिया में जो है इन्वेसिव स्पीशीज़ है, ठीक है। और हमारी जो फिफ्थ स्पीशीज़ हो गई वो कौन सी हो गई, कोनोकार्पस, इसको बोलते हैं बटन वुड ट्रीज़। इसकी दो स्पीशीज़ है, दो वैरायटीज़ है। एक है कोनोकार्पस इरेक्टस, जो कहाँ पर यूज़ होता है, इंडिया में वाइडली यूज़ हो रहा है। कहाँ का है ये, साउथ अमेरिका का है। इसको याद रखना, इस तरीके की चीज़ें आपको पूछी गई है प्रीलिम्स में। और जो दूसरा है इसका वैरायटी वो क्या है, सी लेनिफोलियस, जो कि ईस्ट अफ्रीका का नेटिव है। तो ये दोनों ही बाहर की हैं। ये जितने भी कोनोकार्पस ट्रीज़ है वो कहाँ से आए हैं, साउथ अमेरिका और साउथ ईस्ट अफ्रीका से, ठीक है। ये आपको याद रखने की चीज़ है क्योंकि इस तरीके की चीज़ें आपको पूछी जा चुकी है। अब इनके इश्यूज़ क्या हैं, तो पहला तो यही हो गया एक्सटेंशन ऑफ नेटिव स्पीशीज़। दूसरा जो सबसे बड़ा इशू है वो है पॉलन एलर्जीज़ फॉर पीपल रिसाइड नियर बाय। जहाँ अर्बन एरियाज़ में अगर इसे लगाया जा रहा है तो आसपास जो रहने वाले लोग हैं उन्हें पॉलन एलर्जीज़ हो जाती है, उसके कारण रेस्पिरेटरी हेल्थ कंसर्न जो है बढ़ रहे हैं ना। ऑलरेडी सिटीज़ में वैसे ही बहुत ज़्यादा एलर्जी हो रही है लोगों को, रेस्पिरेटरी हेल्थ इश्यूज़ हैं, उसके बाद फिर ये और एक्स्ट्रा हो जाएगा इन्वेसिव स्पीसीज़ के कारण, ठीक है। नेटिव स्पीशीज़ में क्या होता है, जनरली पॉपुलेशन फैमिलियर होती है पॉलन से, और जो उनका इम्यून सिस्टम होता है उस तरीके से को इवॉल्व होता है, तो उन्हें रेस्पिरेटरी इश्यूज़ नहीं होते हैं अगर नेटिव स्पीशीज़ लगाई जाए तो। लेकिन अगर अब बाहर की लाते हैं तो उनको ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ सकती है। ऐसा क्यों किया जाता है, ऑलरेडी इसका यूज़ सबसे ज़्यादा क्यों हो रहा है, उसका रीज़न की बात करूँ मैं, तो जो नॉन नेटिव स्पीशीज़ होती है वो ऑलमोस्ट पैथोजेंस न्यू हैबिटेट में होते नहीं हैं उनके लिए, क्योंकि नई जगह में वो पैथोजेंस नहीं मिलेंगे तो वो आसानी से प्लोरीफिरेशन उनका ईजी हो जाता है, उनका मल्टीप्लिकेशन ईजी हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अगर कुछ स्पीशीज़ की बात करें जैसे कोनोकार्पस की, दे आर नॉट ब्राउज्ड बाय द लाइफ स्टॉक एंड दस फेवर्ड फॉर हॉर्टिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग प्रोजेक्ट, क्योंकि उन्हें ब्राउज नहीं किया जा पाता किसके द्वारा, लाइफ स्टॉक के द्वारा, तो इसलिए इसको इस्तेमाल किया जाता है लैंडस्केपिंग प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न्स है, लेकिन ये क्या है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स हैं। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो उसके हेल्थ और रेस्पिरेटरी इश्यूज़ बहुत हैं, साथ ही में जो उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट है लगाने के बाद वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके जो इशू हैं हमें वो तुरंत पता नहीं चलते, वो बहुत टाइम बाद पता चलते हैं, और उसके कारण जो कॉस्ट है ओवरऑल वो बहुत बढ़ जाती है। तो क्या ज़रूरत है, वे फॉरवर्ड क्या होगा, तो इनिशियली कॉस्ट ज़्यादा आएगी, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबिलिटी की बात की जाए तो हमें नेटिव स्पीशीज़ को ही यूज़ करना चाहिए। जैसे कि लुटियन एरिया में सेंट्रल इंडिया और गैंगेटिक प्लेन से लाई हुई स्पीशीज़ को यूज़ किया गया है। यही जो है हमारे लिए बेहतर होगा, ताकि हमारे जो ग्रीन हाउस मिटिगेशन है वो भी हो सके, अर्बन एरिया में जो ब्यूटिफिकेशन है वो भी हो सके, और इंडिया की जीडीपी है, ग्रीन जीडीपी, वो भी बढ़ाई जा सके। समझ में आया क्या? तो ये बेसिकली हमारा आर्टिकल हो चुका है, पूरा आपको समझ में आ गया होगा होपफुली। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।